नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विच इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। कौन हमारे सौर मंडल के मध्य में है? तो हमारे सौर मंडल के मध्य में क्या है? सन। ऑप्शन डी जो है सूर्य सही आंसर होगा। सन इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। सूर्य की बात करते हैं। देखिए, सूरज जो है वो किन चीज़ों से प्रमुख रूप से बना हुआ है? तो सूर्य जो है वो हॉट गैसेस से बना हुआ है। अब ये हॉट गैसेस कौन कौन सी हैं? अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 70% है और हीलियम जो है वो 28% है। ये तो मेन गैसेज हैं, हाइड्रोजन और हीलियम सन की कंपोजिशन में जो है। और अगर छोटी छोटी गैसेज जो और भी हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जो है ये अन्य गैसेज यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि सन की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो ये आप सोलर सिस्टम सूर्य के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में क्या पूछा गया है? विच इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लेनेट। तो किसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह किसको कहा जाता है? मून को जो है वो जीवाश्म ग्रह यानी कि फॉसिल प्लेनेट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए मून जो है वो सही आंसर होगा। अगर मून की हम बात करेंगे तो देखिए, मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, तो वो मून है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो नियरेस्ट टू सन है। सन के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, सन से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है मरकरी और सूर्य के सबसे दूर का जो ग्रह है वो है नेपच्यून। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, इनके सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? सबसे जो हॉटेस्ट प्लेनेट है वो वीनस, यानी कि गर्म ग्रह भी आपको याद रखना है। और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो है वो वीनस को ही कहा जाता है। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? तो लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में पूछा गया है, समर सोलस्टाइस इज ऑन। उत्तर अयनांत कब होता है? तो उत्तर अयनांत कब होता है? जो समर सोलस्टाइस है वो कब होता है? तो समर सोलस्टाइस कब होता है? ये 21 जून को होता है। ऑप्शन डी 21 जून जो है वो सही आंसर है। अब ये समर सोलस्टाइस होता क्या है? समर सोलस्टाइस जो है वो लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है ईयर की, यानी कि इस दिन क्या होता है, दिन जो है वो सबसे लंबा होता है और रात जो है वो सबसे छोटी होती है। और कहाँ पर ये होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो 21 जून को होता है। इस दिन और क्या होता है? इस दिन जो है सूर्य जो है वो डायरेक्टली ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। अगर आपसे पूछा जाए कि विंटर सोलस्टाइस कब होता है, तो विंटर सोलस्टाइस जो है वो दिसंबर 22 को होता है। इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? इक्विनॉक्स उसको दिन को कहते हैं जब डे और नाइट जो है वो एक बराबर होते हैं। तो ये आप बेसिक क्वेश्चन याद रखिए। अच्छा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इन सभी पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर दे दी जाती हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर हमें फॉलो करें। बाकी अगर सब्सक्राइब भी अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विच एटमॉस्फेरिक लेयर प्लेज रोल इन रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है? ये जो रेडियो संचार होता है इसमें जो है वो आयनोस्फीयर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑप्शन डी आयनोस्फीयर जो है वो सही आंसर है। अब रेडियो कम्युनिकेशन में आयनोस्फीयर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एटमॉस्फियर में कौन कौन सी लेयर हैं? ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया, एक्सोस्फियर हो गया और एक तो आयनोस्फियर आ गया। अब इन लेयर्स के बारे में जानेंगे। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, ये सभी जो है ये ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। तो ये ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? स्ट्रेटोस्फियर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी ओजोन लेयर जो है वो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है। तो ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अब आयनोस्फीयर की बात की तो आयनोस्फीयर में रेडियो कम्युनिकेशन ये होती है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में ये एक्सटेंड है। तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में पूछा गया है, विच इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो है इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज की श्रेणी में नहीं आती है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज की आप बात करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है
और कौन कौन सी गैसेज जो है यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर मान लीजिए नाइट्रोजन ऑप्शन होता है कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है या नहीं। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में पूछा गया है टोरैंडोज अक्कर इन विच रीजन। टोरैंडो किस क्षेत्र में होते हैं? टोरैंडो जो है वो कौन से क्षेत्र में होते हैं? ये जो है ऑप्शन डी यूएसए में होते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अच्छा, ये जो टोरैंडोज के बारे में हो गया, कई बार टाइफून्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो टाइफून्स जो है वो चाइना सी में आते हैं और पैसिफिक ओशियन में ये होते हैं। तो टाइफून्स आपको याद रखना है, टोरैंडोज आपको याद रखना है, ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विली विलीज भी पूछा जाता है, तो विली विलीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साइक्लोन्स का नाम है, ये अक्कर होते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जो है वो हाइग्रोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर जो है वो सही आंसर होगा। हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी के लिए। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन में हाइड्रोमीटर भी दिया गया है। तो हाइड्रोमीटर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये रिलेटिव डेंसिटी के लिए भी यूज किया जाता है। अगर लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनकी रिलेटिव डेंसिटी आपको जाननी है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। उसी तरह ये जो पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो पायरोमीटर के बारे में याद रखिए। और यहाँ पर एल्टीमीटर दिया गया है, तो एल्टीमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? तो एल्टीमीटर यूज किया जाता है एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। तो एल्टीट्यूड के लिए एल्टीमीटर किया जाता है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आप याद रखिए जो भी यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में पूछा गया है आइसोहेल्स आर लाइंस ऑफ इक्वल। तो आइसोहेल्स रेखाएं हैं, ये कैसी रेखाएं हैं? अब आइसोहेल्स जो है वो लाइंस होती हैं जहां पर इक्वल सन साइन होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होता है। आइसोहेल्स एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कैसे प्लेसेस को कनेक्ट करती है जहां पर सनलाइट जो है वो सेम डायरेक्शन में फॉल होती है। उसी तरह आइसोप्लेट्स भी होता है। तो आइसोप्लेट जो है ऐसी इमेजिनरी लाइन होती हैं जो ऐसे इक्वल इंसिडेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनास को जो है वो ज्वाइन करती है। आइसोबार भी होती हैं। आइसोबार ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ज्वाइन करती हैं ऐसे रीजन को जहां पर इक्वल प्रेशर होता है। और उसी तरह आइसोथर्म भी होती हैं। तो आइसोथर्म कैसी लाइंस होती हैं? ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो ऐसे रीजन्स को ज्वाइन करती हैं जहां पर इक्वल टेम्परेचर होता है। आइसोलाइंस भी होती हैं। आइसोलाइंस ऐसी लाइंस को कहा जाता है जो ऐसे रीजन्स को ज्वाइन करती हैं जहां पर इक्वल रेनफॉल होता है। तो ये अलग अलग लाइंस आप याद रखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में क्या पूछा गया? 29 में पूछा गया है विच इज अ कोल्ड ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो कोल्ड ओशन करंट की अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिनी करंट जो है वो एक कोल्ड ओशन करंट है। अब कोल्ड ओशन करंट की श्रेणी में ये आता है तो आपको कोल्ड ओशन करंट्स के बारे में पता होना चाहिए, वार्म ओशन करंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जो फ्लोरिडा करंट है ये वार्म ओशन करंट है। ये जो कुरुशियो करंट है ये भी वार्म ओशन करंट है। इसके अलावा कोल्ड ओशन करंट के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। कैलिफोर्निया करंट जो है वो कैसा है? ये भी कोल्ड ओशन करंट है। अंटार्कटिका करंट जो है ये कैसा है? ये भी कोल्ड ओशन करंट है। और फ्लोरिडा करंट मैंने आपको बता दिया वार्म ओशन करंट है। गल्फ स्ट्रीम कैसा करंट है? गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी वार्म ओशन करंट है। और क्रूशियो करंट कैसा है? ये भी वार्म ओशन करंट है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशन विद। ये जो सुंडा स्ट्रेट है, डमरू है, ये किस हिंद महासागर को जोड़ता है? तो सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट करता है तो ये जावा सी जो है इसको साथ में जोड़ता है इंडियन ओशन के। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। सुंदा स्ट्रेट जो है वो ज्वाइन करता है जावा स्ट्रेट और इंडियन ओशन को। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुंदा स्ट्रेट जो है वो कौन से आइलैंड्स को सेपरेट करता है, अलग करता है? तो ये जावा और सुमंत्रा, ये दो आइलैंड है, इनको आपस से अलग करता है। अब अलग अलग स्टेट्स के बारे में आप जानिए। पाक स्टेट जो है वो किससे ज्वाइन करता है? तो पाक स्टेट जो है ये इंडिया को श्रीलंका से ज्वाइन करता है। उसी तरह सुंदा स्टेट जावा सी और इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है। उसी तरह मलक्का स्ट्रेट हो गया, ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपने सुना होगा, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो किसको कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है मेडिटेरियन सी से।
ये आप याद रखें। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस आपने सुना होगा। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मेरमेरा को जो है वो ज्वाइन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 देखिए। 31 में क्या पूछा गया है, विक्टोरिया लेक इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। विक्टोरिया लेक जो है वो कौन से महाद्वीप में पड़ती है। तो विक्टोरिया लेक जो है ये अफ्रीका में पड़ती है। अफ्रीका, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अफ्रीका में पड़ती है कौन सी लेक, विक्टोरिया लेक। अच्छा, बाकी इंडियन लेक्स के बारे में आप याद रखिए। चिल्का लेक कहाँ पर पड़ती है, ये उड़ीसा में पड़ती है। इंदिरा सागर लेक कहाँ पर है, इंदिरा सागर लेक मध्य प्रदेश में है। पुलिकत लेक कहाँ पर है, पुलिकत लेक आंध्र प्रदेश में है। पोंगोंग लेक कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। लोकतक लेक कहाँ पर है, लोकतक लेक जो है वो मणिपुर में पड़ती है। वुल्लर लेक कहाँ पर है, ये भी मणिपुर में है। कोलेरू लेक कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और डल लेक कहाँ पर है, डल लेक जम्मू कश्मीर में पड़ती है। डल लेक तो बिल्कुल आसान है, इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। अब आप देखो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके भी बताएंगे कि सांभर लेक जो है वो कहाँ पर पड़ती है। सांभर लेक के बारे में आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट लेक जो है वो कौन से इंडियन स्टेट में पड़ती है। उसी तरह ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड की बात करेंगे तो लेक बैकाल कहाँ पर स्थित है। लेक बैकाल जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये रशिया में पड़ती है। और ये डीपेस्ट लेक भी कही जाता है इसको। लेक सुपीरियर कहाँ पर है, लेक सुपीरियर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। लेक विक्टोरिया का आपको पता चला अफ्रीका में है। लेक हुरोन कहाँ पर है, लेक हुरोन जो है ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ये सब आप याद रखिएगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जियोग्राफी के डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।